स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, अब हम आगे चलते हैं। और ये भी एक डेंसिटी वाला सवाल था। दिस वाज आल्सो आई गेस नॉट अ ह्यूज प्रॉब्लम। अब हम आगे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर फॉर टुडे, विच इज सर्कुलर मोशन। टुडे इज 16th of October. Now it's very very close to winters itself. तो अब जो है inshallah I'll be announcing how we are going to be having extra classes and all that stuff. Okay, so the name of this chapter is circular motion. आपके पास जो इसकी वर्कशीट्स हैं, ऑल्सो आई एम सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड कि इवन दो पीपल होमवर्क कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट यू गाइस आल्सो फील के एक मसला आता है व्हेन यू आर डूइंग दिस ऑन अ डिफरेंट पीस ऑफ पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी थिंग्स वुड डेफिनेटली बी ऑल ओवर द प्लेस जब आप रिवाइज करने बैठ रहे होंगे। अब जैसे आप लोग जब यहाँ पे कॉपी में बहुत सारे लोगों ने आज किया है एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट, बट द प्रॉब्लम इज कि जब आप लोग कर रहे होंगे तो आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं होंगे, यू विल जस्ट हैव द प्रैक्टिस आंसर्स। सो अगेन आई वुड स्ट्रांगली स्ट्रांगली इनकरेज ऑल ऑफ यू कि भाई आप लोग फिजिकल कॉपी पास पेपर्स की लें, राइट। आगे जाके जब हम लोग जैसे मोमेंटम के चैप्टर वगैरह पे पहुंचेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपके ओ लेवल के सिलेबस में उसका कोई प्रैक्टिस मटेरियल है ही नहीं। लाइक लिटरली देयर इज लाइक मे बी 7 क्वेश्चंस ओवरऑल। लेकिन जो मेरे वाले हैं उसमें सारे के सारे आईजीसीएसई वगैरह के सवाल हुए हुए हैं, सो दैट्स गोइंग टू प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल। ठीक है, सो प्लीज खुद से इसके बारे में सोचें एंड देन डू परचेज सम सॉर्ट ऑफ पास पेपर्स फिजिकल। सही है, क्योंकि मैं अपनी वर्कशीट में से करा रहा हूँ, जाहिर सी बात है आई वुड इनकरेज माई ओन यूज बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम फॉलोइंग इन क्लास। ठीक है, रीड एंड राइट में आउट ऑफ सिलेबस वाले भी हैं, मेरे पास आउट ऑफ सिलेबस वाले नहीं हैं। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट अगेन। सो सर्कुलर मोशन, पहले इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग लिख लेते हैं। सर्कुलर मोशन के चैप्टर में होगा क्या। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज बेसिकली व्हाट वी आर स्टडीइंग। सही है, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब यह है कि भाई अगर मैं किसी चीज को सर्कल में घुमा रहा हूँ, यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि इट्स जस्ट कंप्लीटिंग द सेम नंबर ऑफ सर्कल्स एवरी सेकंड। सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि उसका स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन वैसे आपको ए लेवल में पता चलेगा कि इफ समथिंग इज गोइंग इन अ सर्कल तो उसके लिए एक नॉर्मल स्पीड भी होता है और एंगुलर स्पीड भी होता है। तो वो जो जितने रेवोल्यूशंस कर रहा है हर सेकंड वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर इसके लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ। आप लोग भी बनाइएगा इस सर्कल की डायग्राम। क्या हो रहा है भाई। ओके, सो फॉर दिस सर्कल मैं बीच से उड़ा देता हूँ। ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाइएगा, देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ लेबलिंग ऑन दिस।
तो इस चीज को, सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग हियर इज दैट आई हैव सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रिंग। उस स्ट्रिंग से मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट बांधा हुआ है जिसको मैं सर्कल्स में घुमा रहा हूँ, और जैसा कि इसका डायरेक्शन यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है, सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये यूं घूम रहा है। दिस इज हाउ इट्स गोइंग। ऑलराइट, अब हम इसके बारे में कुछ अहम सवाल पूछेंगे और फिर उसका जवाब भी आप लोग ही देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज ये कि अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं, तो इस ऑब्जेक्ट का स्पीड तो कांस्टेंट है, राइट? इट्स स्पीड इज कांस्टेंट। लेकिन अब सवाल आप लोगों ने ये सोचना है कि अगर ये यूं घूम रहा है ऑन दिस स्ट्रिंग, सही है, इट्स ऑन दिस स्ट्रिंग, तो क्या उसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा या नहीं? क्या ख्याल है? स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या था? ये सवाल आप लोगों ने पास पेपर्स में भी देखा होगा। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? क्या ख्याल है बच्चों? स्पीड एंड वेलोसिटी, व्हाट्स द डिफरेंस? स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर, या? तो यहाँ पे स्पीड तो कांस्टेंट है। वेलोसिटी में क्या है, उसमें वी आर नॉट जस्ट लुकिंग एट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट थिंग, बट वी आल्सो लुकिंग एट द डायरेक्शन। क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट है? एंड द आंसर इज नो, बिकॉज ऑफ इट्स कंटिन्यूअसली चेंजिंग डायरेक्शन। ठीक है, सो आई वुड से स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, बट बिकॉज ऑफ द continuously changing direction, velocity constant नहीं है। So velocity is changing. Acceleration is velocity. No, it's not. आपके उसमें कुछ पॉइंट्स सही हैं, एंड आई कैन विजिबली सी के जो आप चीजें कह रहे हैं, इट्स मेकिंग सेंस टू मी, लेकिन लेट्स डिफाइन दैट इन अ बिट। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ इट्स चेंज इन डायरेक्शन। मैं अगर आपसे पूछूं इस केस में, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मार्क करना हुआ तो वो कैसे होगा? Is it going to be like this? Is it going to be like this? How is it going to be? Imagine कि मैं इस रस्सी पे इस ऑब्जेक्ट को घुमा रहा हूं। ये जो मैंने आपको पॉइंट दिखाया हुआ है, इस पे रस्सी टूट जाती है। हाउ इज द ऑब्जेक्ट गोइंग टू गो ऑफ? क्या सेंटर की तरफ खींचेगा? क्या बाहर की तरफ उड़ जाएगा? क्या कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ऐसे ही अपनी जगह पे आके रुक जाएगा? व्हाट्स गोइंग टू हैपन? बाहर की तरफ यूं नहीं जाएगा खंसा। दिस इज नॉट हाउ इट्स गोइंग टू गो। ये आप लोग एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेंगे, समझे? अगर आपके पास कोई चीज रस्सी पे बंधी है और मैं उसको घुमा रहा हूं, basically it's going to fly off in the direction it was last moving in. इधर पे अगर मैं बात करूं, तो अगर यहां पे रस्सी टूटती है, राइट एट दिस पॉइंट, ये जैसे मूव कर रहा था, ये इसमें यूं निकलेगा। ऑल राइट, सो इट्स नॉट गोइंग टू गो आउट लाइक दिस, इंस्टेड इट्स गोइंग टू फ्लाई ऑफ इस तरीके से। तो यहां पर मैंने ये रियलाइज किया कि इसका वेलोसिटी जो है, दिस इज टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ द सर्कल। जैसे भी आखिरी मूव कर रहा था, उसी डायरेक्शन में यूं सीधा निकलेगा। ठीक है,
एक दो और पोजीशन से बना के बता देते हैं यार। सो दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, इस पॉइंट पर भी इफ इट्स गोइंग लाइक दिस, the velocity would be tangent to the path of the circle. It's going to be like this. ये सबको समझ आता है कि velocity is going to be tangential to the path of the circle, right? और समझे एक और तीसरी पोजीशन पे बना दूं। तो यूं रख देता है। ऑल राइट, तो इस पॉइंट पर भी बनाऊंगा अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक, बहुत बड़ा एरो हो गया। तो इसका वेलोसिटी यूं होगा। ठीक है, सो टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ द सर्कल। ये नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर लेते हैं कि वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू पाथ ऑफ द सर्कल। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने किस चीज के बारे में सोचना है, वो ये है कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब अजलान ने किसी चीज का मेंशन किया विच इज एक्सेलरेशन। अगर यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रहा है सो बाय डेफिनेशन इसका मतलब है यहाँ एक्सेलरेशन हो रहा होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन भी हो रहा होगा। अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो न्यूटन के सेकंड लॉ की वजह से और क्या हो रहा होगा? व्हाट वाज न्यूटन सेकंड लॉ? क्या ख्याल है बच्चों? न्यूटन के सेकंड लॉ की कोई इक्वेशन थी जो हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल की? डिड वी सी एनीथिंग लाइक दैट? टर्मिनल वेलोसिटी में कोई ऐसी बात की थी हमने? क्या होगा अगर एक्सेलरेशन है तो और क्या होगा? गाइस दिस इज वेरी इजी। अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन किस वजह से होता था न्यूटन के सेकंड लॉ में? इट वाज बिकॉज ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। सो रिजल्टेंट फोर्स होने की वजह से एक्सेलरेशन होता है। सो देयर वुड आल्सो बी ए रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, इस केस में अगर मैं सोचूं तो यहां पे ये जो फोर्स लग रही है इस ऑब्जेक्ट पे, ये कौन लगा रहा है? दिस इज रोप बाय द वे। क्या हमने पढ़ा था कि किसी भी स्ट्रेच्ड ऑब्जेक्ट में कोई फोर्स होती है, उसका नाम क्या होता है? डू वी नो ऑफ दैट? व्हाट इज द फोर्स विच एग्जिस्ट्स इन स्ट्रेच्ड ऑब्जेक्ट्स? बहुत अच्छे, टेंशन इज द फोर्स विच एग्जिस्ट्स इन स्ट्रेच्ड ऑब्जेक्ट्स। अब मेरा जो फोकस है वो इस पे है। टेंशन को मार्क करने का भी मैंने आपको तरीका बताया था जब हम लोग फोर्सेस की लेबलिंग की बात कर रहे थे।
तो टेंशन को मार्क करने का तरीका क्या है? इट्स ऑलवेज मार्क्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अलोंग द रोप और द स्प्रिंग, राइट? तो अगर ये मेरा फोकस है तो इससे अगर मैं टेंशन मार्क करूंगा, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। अब यहां पे मैं इसको टेंशन नहीं कह रहा हूं बिकॉज दिस इज अ पर्टिकुलर केस जहां मैं एक ऑब्जेक्ट को रस्सी पे घुमा रहा हूं, इस वजह से उसका रिजल्टेंट फोर्स टेंशन है। लेकिन जनरली आई कैन से कि भाई यहाँ पे कोई फोर्स है। न्यूटन के सेकंड लॉ ने हमें एक और चीज भी बताई थी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है, राइट? सो इफ दिस इज हाउ द फोर्स इज, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन यही है। इफ दिस इज हाउ द फोर्स इज, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी यही है, ठीक है? सो फोर्स और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो रिजल्टेंट फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहां पे एक और सर्कल प्रॉपर्टी के बारे में सोचें। वो ये कि आपने मैथ में कोई एक ऐसी सर्कल प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि इस और इस लाइन के दरमियान कोई एंगल बनता है क्या? इज देयर अ सर्टेन एंगल जो कि बनता है? बहुत अच्छे। दिस इज द सर्कल प्रॉपर्टी, राइट? उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। सो दे आर बोथ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। और बाय द वे ये जो 90 डिग्री वाला जो एंगल है, दिस इज बाय द वे द डेफिनेशन फॉर सर्कुलर मोशन, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। सो इन circular motion, acceleration is perpendicular to the velocity. सही है? अब ये सबके लिए क्लियर है? एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, वेलोसिटी एट अ टेंजेंट, राइट? तो आपका डेफिनेशन ये हो गया। बच्चों ये सबको क्लियर है? सो दिस एंटायर रीजनिंग, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए? आर ऑल ऑफ यू डन कॉपिंग? आगे बढ़े। यस, कैन वी गो ऑन? डायग्राम देख लिया आप लोगों ने? कैन आई एक्सप्लेन द फोर्थ वन अगेन? देखें, दिस इज समथिंग यू आर सपोज टू नो। इस केस में खंसा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो टेंशन प्रोवाइड कर रहा है ना, जो उस ऑब्जेक्ट को घुमाते रह रहा है। अब समझे कि मैंने अगर रस्सी पे कोई चीज बांधी हुई, मैं उसको घुमा रहा हूँ, उसमें टेंशन कब तक है? टेंशन उसमें तब तक है जब तक मैंने उस चीज को खींचे हुए रखा है। सर्कुलर मोशन खत्म क्यों हो जाता है? इस बिकॉज मैंने अगर घुमाते घुमाते रोप को छोड़ दिया, अब वो स्ट्रेच नहीं है, राइट? इस वजह से टेंशन खत्म हो जाता है तो सर्कुलर मोशन भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आइडिया ये है कि अगर दिस इज माई ऑब्जेक्ट, मैं अगर टेंशन मार्क करता तो यू मार्क करता ना, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अलोंग द रोप। इस केस में मेरा वो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो टेंशन ने प्रोवाइड किया था। टेंशन वाज एनेबलिंग माय ऑब्जेक्ट टू गो अराउंड इन अ सर्कल। अब जैसे मैंने आपको जो बताया, टेंशन खत्म हुआ तो सर्कुलर मोशन भी खत्म हो गया। सो यू शुड जस्ट नो कि फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर। और आपने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है, राइट? सो बोथ ऑफ दीज आर टुवर्ड्स द सेंटर।
velocity is at a tangent, and the angle between both of these is 90 degrees. 90 degree, 90 degree, 90 degree, like this. डन हो गया? अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं और आपको इसके बारे में और क्या चीजें पता होनी चाहिए. तो यू शुड ऑल्सो नो एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन. In real life, where are these applied? Applications. और इन एप्लीकेशंस में बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन में, उस केस में वो रिजल्टेंट फोर्स विच इज इनेबलिंग द सर्कुलर मोशन वो कौन प्रोवाइड कर रहा है. सो जैसे अभी जो हमने कहा, दैट इज एन ऑब्जेक्ट swung around on a rope. इस केस में वी नो कि जो रिजल्टेंट फोर्स था वो टेंशन प्रोवाइड कर रहा था, राइट. सो रिजल्टेंट force that enables circular motion. What makes it possible? Is tension. ठीक है, तो हमेशा आपके पास वो फोर्स होनी चाहिए ताकि आपके पास वो सर्कुलर मोशन हो रहा हो. ऑलराइट, ओके. टू. Let me just go up there and get my car. Sure. Let's see how realistic of a diagram we can make. This doesn't look good. Okay, just a sec. खूबसूरत वाला गाड़ी का वेक्टर उठाते हैं. I don't think this looks all that much better, which is sad. Uh, अच्छा, चलें.
Anyway, let's try to make this work. Now I know it's hard to imagine this, but you have to imagine it. वो ये है कि this car is on a turn. चाहिए ये गाड़ी समझे ये यूं जा रही है. It's going like this and it's on a turn. ठीक है. अब इस केस में आई कैन से कि ये जो छोटा सा हिस्सा है रोड का जिसमें वो टर्न कर रहा है, दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड लाइक ए पार्ट ऑफ ए सर्कल. ठीक है. तो ये भी सर्कुलर मोशन हो गया. अब यहाँ पे कौन सी फोर्स है जो उसको यहाँ पे इट्स बेसिकली इनेबलिंग इट टू टर्न. वो सर्कल में मूव करने के लिए उसको वो कौन सी फोर्स है विच इज देयर. व्हाट डू यू थिंक. ये उस सर्कल का, अगर मैं यहां से देखूं तो उस छोटे से आर्क का वो सेंटर हो गया. राइट. सो व्हाट इज दैट फोर्स. आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी और आप लोगों ने मेरे साथ भी देखी थी है, विच इज द आइडिया ऑफ फ्रिक्शन एज ग्रिप. समझे अगर मैं राउंड अबाउट में यूं जा रहा हूं, अचानक से इस पॉइंट पे मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं. राइट. तो गाड़ी में फ्रिक्शन ही खत्म हो गई. हाउ डू यू थिंक इट वुड मूव ऑफ. ये सीधा यूं निकलेगा. राइट. आप लोगों को मैंने एक और बात बताई थी कि फ्रिक्शन एज ए फोर्स इट प्रिवेंट्स स्लिपिंग. आपको पता है कि जैसे अगर इफ एनीबडी ऑफ यू वॉचेस लाइक फार्मूला 1 रेसिंग और समथिंग लाइक दैट, आपको पता होगा कि भाई अगर गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो वो बाहर की तरफ ड्रिफ्ट हो जाती है. और थोड़ी देर में इसकी भी बात करेंगे व्हाई दिस हैपेंस. लेकिन इट ड्रिफ्ट्स आउटवर्ड्स, इट स्लिप्स, इट स्किड्स आउटवर्ड्स. इस वजह से इस केस में जो फोर्स है जो उस पर लग रहा है, वो जो फ्रिक्शन है, ये अंदर की तरफ है. ये रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू से दिस टाइम आउट, इसके जो रिजल्टेंट फोर्स जो है, जो कि सर्कुलर मोशन को इनेबल कर रहा है, इस बार कौन है. इट्स फ्रिक्शन. ठीक है. गाइस आर वी फाइन विद दिस. ये कुछ ऐसे केसेस है जो एग्जामिनर बहुत रेगुलरली पूछता है. इट्स ऑफिशियली नॉट रिटन एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन एग्जामिनर बार बार यही एग्जांपल्स देता है. समझे वो कभी कह देगा कि भाई अब वो समझे गाड़ी की जगह प्लेन की बात कर देगा. सो इफ अ प्लेन इज लाइक बैंकिंग इन एयर, तो उस केस में जो वो फोर्स होता है वो लिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. ऑल राइट. द थर्ड वन इज दिस, जो एक एग्जाम्पल आप लोग बहुत बार देख चुके हैं नाउ. स्टार्स और प्लैनेट्स इन ऑर्बिट. यू गाइस नाउ नो मैं कौन सी दो तस्वीरें उठाने वाला हूँ. हाँ जी. सो फॉर द ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, इफ दिस इज हाउ द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो इस केस में हम लोगों ने ये बात की थी कि न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक ये एक दूसरे पे रिजल्टेंट फोर्सेस लगाते हैं. तो यहाँ पे ये कौन सी फोर्स है जो इसको इनेबल कर रहा है टू मूव इन दिस सर्कल. इस फोर्स का क्या नाम है. ये आपसे पेपर में भी पूछा जाता है. ठीक है. यही है वो फोर्स जो कि ये इस पे लगा रहा है. अगेन यू कैन सी दिस इज टूवर्ड्स द सेंटर एंड दिस इज इनेबलिंग द ऑर्बिट.
सही तो समझे, अगर एक दिन कुछ ऐसा होता है that basically the sun stops applying this force on us, then we won't be able to execute this orbit anymore, और हम जिस भी डायरेक्शन में आखिरी मूव कर रहे थे उस टेंजेंट पे हम निकल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये कुछ केसेस हैं जो एग्जामिनर बहुत ऑफन पूछता है। अगर यहाँ पे सन ऑन अर्थ की जगह समझे अर्थ और मून की बात होती थी तो आप कह देते कि अर्थ ऑन मून, राइट। दिस इज द थिंग यू हैव टू से, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी कहना गलत है, इस केस में वेट कहना भी गलत है, बिकॉज वेट इज अ टर्म दैट वी रिजर्व फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगाता है, राइट। सो इसमें आपने ये कहना है ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे बढ़ें। एग्जामिनर ये चीज इसने आपके सिलेबस में खास तौर पे हाईलाइट की हुई है, विच इज फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस फोर्स। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, इसको अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट दिस, कि ये कितना फोर्स चाहिए होता है। बाय द वे ये जो फॉर्मूला है दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये A2 फिजिक्स में पढ़ते हैं। बट इफ यू लाइक वांट टू मेमोराइज दिस तो इससे आपके पास ये फैक्टर्स जो हैं ये आपको समझ आ जाते हैं, व्हाई दे चेंज दिस वे, हाउ व्हाई दे अफेक्ट द फोर्स इन दिस वे। तो सबसे पहला वाला है द मास। ठीक है, अब इट्स अप टू यू कि अगर आप फॉर्मूले की मदद से समझना चाहते हैं, नहीं समझना चाहते, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन मैं अगर आपको फॉर्मूले के बगैर समझाऊं, समझे कि मैं वापस से आई वाज लाइक ट्विर्लिंग अराउंड दैट स्टोन ऑन अ रोप, अब मैंने एक ज्यादा भारी पत्थर लगा दिया। अब आई नो दिस, लेट्स सी व्हाट आई हैव हियर। ओके एनीवे, तो समझे कि अगर मेरे पास ये जो है दिस इज लाइक दिस केबल, राइट। अब यहां पर मुझे पता है दैट मे बी दिस इज द ऑब्जेक्ट जिसको मैं सेक्युलर मोशन में घुमा रहा हूँ, राइट। दिस इज द ऑब्जेक्ट। मुझे पता है जो टेंशन इस पे एक्ट कर रहा है ये तो अंदर की तरफ होगा, लेकिन हाउ एम आई गोइंग टू फील दिस टेंशन ऑन माई फिंगर्स इज बेसिकली जो यहाँ पे मुझे पुल फील होगा, राइट। दिस इज द टेंशन आई वुड बेसिकली एक्सपीरियंस। तो मुझे ये बताएं कि अगर अब मैं एक भारी मास को घुमा रहा हूं, क्या मुझे अपनी उंगली पे ज्यादा पुल फील होगा या कम। क्या ख्याल है। ज्यादा फील होगा, राइट। और यही चीज आपको फॉर्मूले से नजर आ रही है कि अगर मैं बाकी चीजों को इग्नोर कर दूं, सो फोर्स इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू मास। तो जितना ज्यादा मास होगा मुझे उतना ही ज्यादा फोर्स भी चाहिए फॉर सर्कुलर मोशन। सेकेंड वन, स्पीड। स्पीड का क्या मतलब हुआ कि इफ आई एम नाउ स्पिनिंग अराउंड दैट सेम मास, अगेन दिस इज नॉट अ प्रॉपर रोप, लेकिन अगर मैं उसको तेज तेज घुमा रहा हूं, अब उंगली पे ज्यादा पुल फील होगा या कम। यू कैन ऑल्सो सी दिस यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर स्पीड ज्यादा है, अगेन ये भी मुझे फॉर्मूले से नजर आ रहा है, अगर इन दोनों को उड़ा दूं तो जैसे स्पीड बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। और तीसरी चीज रेडियस, क्या ख्याल है रेडियस के बारे में।
अगर रेडियस ज्यादा होगा तो क्या होगा, या लेट्स से रेडियस कम हो गया, राइट। सो नाउ दिस थिंग जिसको मैं घुमा रहा था इस रस्सी पे, मैंने वो सर्कल छोटा कर दिया। अब आपको ये नजर आएगा इसमें भी मुझे ज्यादा फोर्स फील होगा। सो अ स्मॉलर रेडियस वुड कॉज अ ग्रेटर रिजल्टेंट फोर्स। सही। तो बाकी दोनों में क्या है, मास और स्पीड में जैसे इनमें से कोई बढ़ता है तो रिजल्टेंट फोर्स भी बढ़ता है। लेकिन अगर हम रेडियस की बात करें तो अगर रेडियस कम होता है तो आपका रिजल्टेंट फोर्स बढ़ता है। ठीक है। और यही चीज आपको यहां से भी नजर आ रही है। इफ आई जस्ट गेट रिड ऑफ दिस, दीज टू दीज टू, तो आपको ये इनवर्स प्रोपोर्शन भी नजर आ रहा है। ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, मे बी वील हैव अ क्लास ऑन द वीकेंड जिसमें बेसिकली हम लोग फोर्सेस और सर्कुलर मोशन की जो कंबाइंड वर्कशीट है उसके सवाल देख रहे होंगे। और उसके बाद जो है हम लोग उसको रैप अप कर देंगे एंड देन वील गो ऑन एंड लाइक कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द सेक्शन। ठीक है। अभी अक्टूबर का मिड चल रहा है। लाइक बेसिकली बाय नवंबर मिड वी शुड हैव कंप्लीटेड लाइक बाकी की जो चीजें हैं इन दिस सेक्शन। क्योंकि फोर्सेस में अभी टर्निंग इफेक्ट, मोमेंटम, ये सारी चीजें रहती हैं। दीज आर वेरी टाइम टेकिंग। ठीक है। सो इंशाल्लाह आई ऑल्सो बी नाउ अनाउंसिंग लाइक दी एक्स्ट्रा क्लासेस जो कि अब ज्यादा रेगुलर बेसिस पे हुआ करेंगे। ऑल राइट। ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।